तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेजर टॉपिक जो कि क्लास 7 ज्योग्राफी का है। तो यहाँ आपको सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट मिलेंगे तक बने रहिए। हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं वर्ग 7 का पर्यावरण, यानी पहला चैप्टर है पर्यावरण, जो कि भूगोल से है। तो आप सभी को पता होगा पर्यावरण किसे कहते हैं। तो पर्यावरण क्या होता है कि हम लोग जहाँ रहते हैं, यानी कोई भी व्यक्ति जहाँ रहता है, उस परिवेश के आसपास के चारों तरफ पेड़ पौधे, जानवर हो गया, ये सब सभी मिलके जो एक परिवेश का निर्माण करता है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, पर्यावरण कहते हैं। आप सभी को ये बात तो अच्छी तरह से पता ही होगा कि पर्यावरण क्या है। यहाँ पे जो पॉइंट दिया हुआ है आप देख लो कि पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है, यानी कि बिना पर्यावरण के हमारा जीवन संभव हो ही नहीं सकता और है भी नहीं, है क्या। आप लोग को पता भी होगा कि पर्यावरण का में कैसे हम लोग का जीवन संभव हो सकता है, बिना पर्यावरण का हो सकता है क्या फ्रेंड्स। आई थिंक कि आपको पता होगा इस विषय में कि कभी नहीं हो सकता है। और यहाँ देखिए, यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन एवं रहने के लिए भूमि प्रदान करती है। यानी पर्यावरण के अंतर्गत ही हमें सभी चीज़ प्रदान होती है, ठीक है फ्रेंड्स। और देखिए आगे हम लोग चलते हैं, और आप यहाँ पे देख सकते हो पर्यावरण आसपास में क्या क्या होता है हमारा। तो आप देख लो यहाँ पे क्या क्या है। जैसे कि ये क्या हो गया, पर्यावरण के कौन हो गया घटक, एक हो गया मानव, एक प्राकृतिक और एक मानव निर्मित। तो ये 3 घटक हो गया। तो आपको पता है प्राकृतिक कौन कौन से घटक हैं। प्राकृतिक आपका जो है वायु हो गया, जल हो गया, स्थल हो गया एवं सजीव हो गया। ये सब प्राकृतिक अवघटक हैं। और जो है मानव निर्मित क्या हो गया, हम लोगों ने पार्क बनाया है, पुल बनाया है, और सड़क बनाया है, स्मारक बनाया है, उद्योग बनाया है, इमारत बनाया है, ये जो है मानव निर्मित हो गया। यानी कि आपको जितने भी वस्तु हैं उसे 3 प्रकार से विभाजित किए गए हैं, प्राकृतिक, मानव निर्मित एवं मानव। मानव भी एक तरह का प्राकृतिक क्या है, अवघटक है। कैसे, जैसे एक व्यक्ति क्या करता है, एक परिवार का निर्माण करता है, परिवार से समुदाय बनता है, समुदाय से धर्म बनता है, धर्म से और शैक्षिक हो गया, फिर आर्थिक, राजनीतिक, इस तरह से वो अपने आसपास का एक जो है कि क्या करता है, एक समाज का क्रिएट करता है, एक वातावरण को क्रिएट करता है, एक पर्यावरण का निर्माण करता है। तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, है ना फ्रेंड्स, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और देखिए यहाँ पे एक पॉइंट दिया है कि जीवीय वस्तु और अजीवीय वस्तु। तो जीवीय क्या होता है, जिसमें जान होती है, यानी सजीव प्राणियों का संसार। तो आपको पता होगा सजीव प्राणियों का संसार क्या है हमारे आसपास, जैसे पादप एवं जंतु हो गए, ये सब सजीव प्राणियों के संसार हैं। आपको इस विषय में पता होना चाहिए कि क्या हमारे आसपास किस तरह के जीव जंतु आदि रहते हैं, किस तरह का एक वातावरण को हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये सब ध्यान में रखना चाहिए आपको। यहाँ पे आप देख सकते हो क्या होता है, यहाँ पे देखिए आप कि क्या प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाई जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों क्या होता है, परिस्थितियाँ सम्मिलित होती है। यानी पृथ्वी पर 2 तरह का वस्तु है ना जी, सजीव और निर्जीव वस्तु है। इसी में जो है कि सब डिविजिबल है, यानी डिवाइडेड है। लेकिन अभी मैं एक बता देता हूँ कि एक मृत वस्तु भी होता है। मृत वस्तु क्या होता है फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए। मृत वस्तु क्या होता है कि जिसमें पहले जान था, यानी जिसमें लाइफ थी, पहले लिव था, पहले उसमें जान रहता था, लेकिन अब जो है डाई हो गया, मर गया। जैसे कि कौन हो गया, वृक्ष हो गया। क्या हो गया, वृक्ष। क्या हो गया, वृक्ष। जब हम इसको काट दिए, लकड़ी में बदल दिए, तो इसमें जान नहीं रहा, ये याद रखना आप। और देखिए प्राकृतिक पर्यावरण के विषय में हम लोग आज चर्चा करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से चीज़ प्राकृतिक पर्यावरण है। जैसे देखिए भूमि, जल, वायु, भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु मिलकर क्या करते हैं, एक प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। और आपको पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ध्यान दीजिए कि भूमि पर भी मैंने क्लास 6 में आपको स्थलाकृति के विषय में बताया था। स्थलाकृति के विषय में बताया था। स्थलाकृति क्या होता है फ्रेंड्स, कि
हमारे भूमि पर बहुत तरह के स्थलाकृति हैं, यानी कि आप उसे जाके देख लो, आपको यह टॉपिक क्लियर हो जाएगा 100%। तो यहाँ पे आपको देख रहे हो कि पृथ्वी पर क्या होता है, ठोस प्रॉपर्टी है, कठोर प्रॉपर्टी है, जिसको स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों क्या है, यह चट्टानों एवं खनिज से बना हुआ है, यह चट्टान एवं खनिज से बना होता है और मिट्टी के एक पतली परत से ढकी होती है, ठीक है। उसके बाद है यह पहाड़, पर्वत, मैदान, घाटी आदि जैसे विभिन्न स्थलाकृति से विषम क्या है, धरातल होता है। ये स्थलाकृति महाद्वीप के अलावा महासागर के सतह में भी क्या है, सतह में भी पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सतह में भी पाई जाती है। और एक बात मैं बता दूं कि स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें, यहाँ पे आपको एक टॉपिक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि क्या है, पशुओं को चराने के लिए घास प्रदान करता है और यह खनिज संपदा भी का एक स्रोत है, ठीक है फ्रेंड्स। यहाँ पे आप पृथ्वी पे देख सकते हो कि किस तरह से मंडल हैं, जल मंडल, स्थल मंडल किस तरह से हैं। तो यहाँ पे देखिए वायुमंडल हो गया, यानी पृथ्वी का जो चारों तरफ का जो भाग है, ये चारों तरफ का जो भाग है उसको हम वायुमंडल कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो हो गया जल मंडल हो गया, यहाँ पे जल मंडल आप देख लो, यहाँ पे आप देख लो, क्या देख लो कि स्थल मंडल हो गया, यहीं पे ना हम लोग रहते हैं, हाँ। और यहाँ जैव मंडल हो गया, हमारे आसपास में जो जीव जंतु रहते हैं आदि जो निर्माण करते हैं। आप क्या है, जल क्या है आपका, यहाँ पे देखिए जल के क्षेत्र को जल मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं, जल के क्षेत्र को जहाँ पे विभिन्न प्रकार के नदी, झील, समुद्र आदि जैसे जैसे क्या है, इस तरह के आपको जलाशय आदि से बनता है। उसके बाद क्या है, पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की परत क्या कहलाती है, वायुमंडल कहलाती है। याद रखिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत बार पूछा भी जाता है एग्जाम में, है ना। आपको ये सब चीज़ क्लियर होनी चाहिए फ्रेंड्स। और जो है यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, आप देखिए। परितंत्र क्या होता है, वह तंत्र जिससे समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब क्या ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण क्या है, पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंधित है। यानी कि कोई भी चीज़ एक दूसरे में क्या होता है, ट्रांसफ़र होते रहता है। ट्रांसफ़र होगा तभी तो एक दूसरे से लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है फ्रेंड्स। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और एक पॉइंट्स यहाँ भी दिया हुआ है कि क्या है, पादप जीव जंतु मिलकर जैव मंडल में सजीव संसार का निर्माण करते हैं। और क्या है, और पृथ्वी क्या है, यहाँ पे आप देख लो, पृथ्वी, यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल जल क्या करता है, जल, स्थल तथा वायु मिलकर क्या करता है, आपका जल, स्थल तथा वायु मिलाकर जीव को संभव बनाते हैं। यानी कि कोई भी जीव जंतु जीवित हैं, इसको संभव बनाते हैं। और याद रखिएगा फ्रेंड्स कि परितंत्र क्या है, इसके विषय में तो मैंने यहाँ चर्चा कर लिया, आपको देख लेना है और अच्छे से याद कर लेना। ये देखिए स्थल मंडल की स्थलाकृति पे क्या क्या चीज़ है, यानी जीव जंतु हैं, जानवर है, पेड़ पौधे हैं, तालाब है, और हम लोग भी इसी पे रहते हैं, है ना। और हमारा पर्यावरण मूलतः यही है। और फिर मानवीय पर्यावरण क्या होता है, इसको हमको जानना चाहिए। मानवीय पर्यावरण क्या है कि मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है। क्या करता है, पारस्परिक क्रिया करता है, उसमें आवश्यकता अनुसार परिवर्तन करता है। यानी कि कुछ ज़रूरत है उसके अनुसार से वह उसमें परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्राकृतिक के अनुरूप बना लिया। सब शुरू में जो अर्ली मैन सब था वो उसके अनुरूप बना लिया, उसका जीवन सरल था और आसपास के प्राकृतिक क्या है, आसपास के प्राकृतिक से क्या उसकी आवश्यकता पूरी हो जाती थी। यानी कि प्रकृति से ही उसकी आवश्यकता पूरी होती थी, जिसके लिए उन लोगों ने एक पद्धति भी चलाई थी, वस्तु विनिमय प्रणाली। क्या, वस्तु विनिमय, ठीक है ना फ्रेंड्स। ये वस्तु विनिमय जिसको बार्टर एक्सचेंज भी हम लोग कहते हैं, बार्टर एक्सचेंज, जिसमें क्या होता था कि आपको अगर चावल चाहिए, चावल के क्या करती दीजिए, आपके पास दूध है, आपको चावल चाहिए तो आप उसको दूध दे दीजिए, वो आपको चावल दे देगा।
आपको अगर पानी चाहिए, पानी तो नेचुरली मिल जाती है, आपको अगर दाल चाहिए तो आप उसको गेहूं दे दीजिए, आपको वो दाल दे देंगे। इस तरह से एक्सचेंज होती थी, यानी कि वो देता था और आप देते थे। इस तरह से लोग आपस में क्या करते थे, मटेरियल एक्सचेंज करते थे, और इस नियम के थ्रू, ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, एक्सचेंज के थ्रू इसी तरह से करते हैं, ठीक है। और फ्रेंड्स कि अभी तो आपको पता है कि क्या है आपका, अभी आपका क्या है, मुद्रा विनिमय प्रणाली है। क्या है, विनिमय प्रणाली। क्या होता है मुद्रा विनिमय प्रणाली? यहाँ पे अगर आपको कोई वस्तु चाहिए तो आपको बदले में क्या देना पड़ेगा, नोट देना पड़ेगा, और उसके बाद आपको उधर से सामान मिलेगा, है ना। यानी ये एक समझ लीजिए वृहद तौर पे इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप बार्टर एक्सचेंज में होता था क्या, उसमें कमी क्या था कि कभी कभी ऐसा होता था कि आपके सामान कॉस्टली है और कॉस्टली है, जैसे मान के चलिए दूध का कीमत 40 रुपया है, मक्का का कीमत कितना है, 10 रुपया है, या फिर जो भी हो 15 रुपया 12 रुपया जो भी हो, तो आप 40 रुपये का सामान 1 किलो दे रहे हो तो आपको बदले में 10 रुपये का सामान मिल रहा है। तो इससे क्या होता था कि थोड़ा मनमुटाव भी बन जाता था, लोगों में मनमुटाव बनता था। तो आपको पता होना चाहिए कि समस्या हो जाता है, इसमें ये समस्या हो जाता है कि झगड़ा का भी नौबत आ जाता है। तो आपको पता हो गया होगा मेरे हिसाब से कि सारे टॉपिक क्लियर हो गए होंगे। और भी अगर कुछ बचे हैं फ्रेंड्स तो आप जो है उसे क्या करो, आप नोटिफिकेशन कमेंट में डाल दो। हम लोग आज पृथ्वी के अंदर के बारे में विषय में जानने जा रहे हैं, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशंस के लिए। अगर आप किसी भी तरह के प्रिपरेशन करते हो तो आपको ज़रूर पता होना चाहिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो आपको पता होगा पृथ्वी क्या है, यहाँ पे पढ़ सकते हो, पहला टॉपिक ही है पृथ्वी क्या है आपका, कि एक गतिशील ग्रह है। यानी पृथ्वी जो है चाल यानी निरंतर चलते रहती है। क्या करते रहती है, चलते रहती है। और जो है तो किस एरिया में चलती है, यानी पृथ्वी इस तरह से भी परिक्रमा करती है, आप देख रहे हो मैं मैप चित्र बना रहा हूँ, इस तरह से भी घूमते रहती है। और दूसरा पृथ्वी जो है सन का भी चक्र लगाती है, इस तरह से एक वे होता है, एक पथ होता है, उसमें घूमते रहती है। यानी कि परिक्रमा भी करती है और घूर्णन भी करती है। परिक्रमा किसका करता है, परिक्रमा किसका करता है आपको पता होना चाहिए, सन का करता है। और जो है और घूर्णन किसका करता है, तो खुद का करता है। किसका घूर्णन, खुद का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। और दूसरा क्या है, यहाँ पे साइड में आपने, हाँ क्या आप जानते हैं हमें दिया हुआ है, विश्व का सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। सबसे गहरा खान कहाँ है, दक्षिण अफ्रीका में। आपको पता होगा सबसे गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर है, और इसी से रिलेटेड था, मतलब मैंने बता दिया। उसके बाद क्या है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल का खोज यहाँ इंजीनियर क्या करते हैं, 6 किलोमीटर की गहराई से खोज चुके हैं तेल के खोज में, याद रख लीजिए। उसके बाद क्या है फ्रेंड्स कि पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए क्या करना है, पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए आप समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। सोच लीजिए, समुद्र की सतह को 6000 किलोमीटर खोदना होगा, तभी जाके हम समुद्र की यानी पृथ्वी के सतह में पहुंच पाएंगे, यानी आंतरिक हिस्सों में पहुंच पाएंगे। तो आप देख लो यहाँ पे सबसे ऊपर का जो पृथ्वी का हिस्सा होता है उसे कहते हैं प्रॉपर्टी, और जो उसके बाद जो होता है यानी कि उसी प्रॉपर्टी को ही हम लोग कहते हैं स्थल मंडल। उसके अंदर वाले जो हिस्से हैं उसे मेंटल कहते हैं। उसके जो है उसके बाद क्या है, क्रोड मेंटल यानी सीमा कहते हैं, क्रोड मेंटल को सीमा कहते हैं। बाह्य क्रोड होता है और फिर आंतरिक क्रोड होता है, यानी सबसे अंतर वाले हिस्से को आंतरिक क्रोड कहा जाता है। और इसकी मोटाई भी होती है, क्या होती है, यह यहाँ पे दिया हुआ है, यह महाद्वीपीय संहति में 35 किलोमीटर एवं समुद्र सतह में केवल 5 किलोमीटर तक क्या है, 5 किलोमीटर तक है। उसके बाद 5 किलोमीटर तक है। महाद्वीपीय संहति मुख्य रूप से सिलिका एवं एल्युमिनियम जैसे पदार्थों से बना हुआ है। सिलिका एवं जिसको सीमा क्या कहते हैं, सियाल भी कहते हैं, सियाल यानी कि सिलिका तथा एल्युमिनियम जैसे पदार्थों से बना हुआ है। नीचे में आपको देख सकते हो, यहाँ पे दिया हुआ है ना, सियाल। इज दैट क्लियर? ओके, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। दूसरा क्या पॉइंट है यहाँ पे, प्रॉपर्टी के ठीक नीचे क्या होता है, मेंटल होता है,
और मेंटल क्या होता है, जैसे कि 2900 यानी 2900 किलोमीटर तक गहराई तक ये इसकी फैलाई है। इसकी सबसे आंतरिक परत का नाम क्रोड है। क्या है? सबसे आंतरिक परत का नाम क्रोड है। यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह से विकसित है हुआ है। और दूसरा जो पॉइंट है और क्या है इसकी, यानी क्रोड का जो क्या है त्रिज्या है वो 3500 किलोमीटर है। और यह मूलतः क्या है, मूलतः निकल और लोहे, यानी निकिल एक पदार्थ है, वही निकल और लोहे जैसे पदार्थ से बनी हुई, जिसे हम लोग नीफे भी कहते हैं, NiFe। तो आपको पता होना चाहिए Ni फॉर निकिल और Fe मतलब फेरम यानी लोहा। ठीक है, तो यह भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। दूसरा सेल एवं खनिज। क्या होता है सेल और खनिज? तो आपको पता होगा पृथ्वी, यहाँ पे दिया हुआ है पॉइंट, इस पॉइंट को अच्छे से पढ़ लेता हूँ। पृथ्वी की प्रॉपर्टी पर अनेक प्रकार के सेल में बनी हुई है। पृथ्वी के प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सेल कहते हैं। यानी सेल किसे कहते हैं? प्राकृतिक पिंड को कहते हैं, जो कि भूपट्टी पर बनते हैं। और इसके बाद सेल विभिन्न रंग, आकार एवं गठन का हो सकता है, जैसे कि सेल क्या होता है, यानी चट्टान, सेल मतलब चट्टान। ठीक है, क्लियर? तो इसको पता होना चाहिए आपको, चट्टान की आकृति किस तरह से होती है। और एक बात है, ये चट्टान कितने तरह के होते हैं, ये सेल कितने तरह के होते हैं? तो अग्नेय होते हैं, और फिर सेल, अग्नेय सेल, अवसादी सेल एवं कायांतरित सेल, यानी इतने तरह के होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, राइट। उसके बाद क्या है, द्रवित। क्या है? द्रवित मैग्मा ठंडे होकर ठोस बन जाता है, यानी पृथ्वी के सतह अंदर से, मतलब कि आंतरिक हिस्सों से निकलता है एक द्रवित पदार्थ जो कि ठोस हो जाता है। क्या? ठंडे होकर ठोस हो जाता है। इस प्रकार बने सेल को क्या कहते हैं? अग्नेय सेल कहते हैं। जो आपका द्रवित पदार्थ जो ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? अग्नेय सेल कहते हैं, जो कि प्राथमिक सेल के रूप में भी जाना जाता है। ओके, अग्नेय सेल का दो प्रकार है। कौन है? अंतभेदी सेल एवं बाहिर्भेदी सेल। क्या है? अंतभेदी सेल और बाहिर्भेदी सेल, यानी कि कुछ हिस्सा पृथ्वी के सतह के अंदर भी विकसित होता है और कुछ बाहर भी होता है ना। और उसके बाद क्या, ज्वालामुखी देखते हो, मतलब कि आपने बहुत बार देखा होगा ज्वालामुखी को। और देखिए यहाँ पे जो है, यहाँ कुछ नेम दिया हुआ है जो कि लैटिन नेम है, इनियास और सेडिमेंट्री। उसके बाद मेटामॉर्फिक। ये मेटामॉर्फिक क्या होता है? लैटिन शब्द है जिसका अर्थ होता है स्थिर, या सेडिमेंट्री का स्थिर होता है। मेटामॉर्फिक मतलब होता है आपका रूप परिवर्तन, यानी बहुत सारी चीज़ों का रूप परिवर्तन होता है। और इग्नियस मतलब अग्नेय होता है, जिसको अग्नि भी बोलते हैं हम लोग, राइट। अब उसके बाद यहाँ पे एक पॉइंट और है, आप देख सकते हो यहाँ पे अग्नेय सेल के विषय में है। तो यह जो है ठंडे होकर ठोस बन जाता है। इसके विषय में मैंने बता भी दिया, इसलिए ज़्यादा चर्चा नहीं करना है, बड़ा चैप्टर नहीं खींचना है। ओके, नेक्स्ट जो है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है फ्रेंड्स, कि सेल की परत पे दबे मृत पौधे एवं जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। और आपको पता होगा कि सेल लुढ़क कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर छोटे टुकड़े में बढ़ जाते हैं। कोयला के विषय में आप सुने होंगे, वो अवसादी सेल ही होते हैं। ये अवसादी हवा, जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचकर जमा हो जाते हैं। यहाँ पे है, देख सकते हो। दूसरा अवसाद क्या होता है? अवसाद दबाकर कठोर क्या है, कठोर सेल की परत बनाते हैं। कठोर सेल की परत बनाते हैं। यह ठोस, यह एक प्रकार का क्या होता है, सेलों का अवसादी सेल कहा जाता है। उदाहरण के लिए बलुआही पत्थर, रेत के दाने आदि। इन सेलों में पौधे, जानवर क्या होता है, सूक्ष्म जीवों में कभी कभी सेल पर जाते हैं, सेलों पर जाते हैं, तो ये जीवाश्म बन जाते हैं। जीवाश्म से ही हमें तेल आदि प्राप्त होता है, आपको पता होना चाहिए, राइट। और उसके बाद क्या है, अग्नेय एवं अवसादी सेल उच्च तापमान एवं द्रव के कारण कायांतरित सेलों में परिवर्तित हो जाता है। क्या होता है, अग्नेय एवं अवसादी यानी दोनों का मिक्सअप ही कायांतरित है, यानी रूपांतरित चट्टान है। क्लियर। उसके बाद क्या होता है, उदाहरण के लिए आप चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर मिलकर क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, संगमरमर का निर्माण कैसे होता है, तो इसको आपको याद रखना चाहिए। उसका निर्माण कैसे होता है, तो उसका निर्माण होता है, क्या चीज़ से होता है, आप ध्यान से यहाँ देख सकते हो कि चिकनी मिट्टी, स्लेट एवं चूना पत्थर से होता है। क्लियर।
आगे बढ़ते हैं। आगे जो है अब हम लोगों ने सेल के विषय में मुख्य रूप से जान चुके हैं कि सेल होता क्या है और कि सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी है, क्योंकि इससे हम लोगों को बहुत चीज़ प्राप्त होता है। ओके फ्रेंड्स, आगे यहाँ पे भी कुछ चित्र दिए हैं कि सेल से हम लोगों ने बहुत सारे इमारतों का निर्माण किया है। देखिए यहाँ लाल चट्टान, यहाँ पे ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है। तो संगमरमर क्या है आपको पता हो गया, रूपांतरित चट्टान है यानी सेल है। और आगे हम लोग बढ़ते हैं फ्रेंड्स, इफ़ एनी क्वेश्चन। तो यहाँ पे लगभग जो है हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। सेल क्या होता है, विभिन्न खनिजों का बना होता है और खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ होते हैं जिसका निश्चित भौतिक गुणधर्म एवं निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे क्लियरली दिया हुआ है, कोई डाउट ही नहीं है। तो उसके बाद क्या है, कुछ का प्रयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम। इसका उपयोग हम लोग क्या करते हैं, ईंधन के रूप में करते हैं। और उसके बाद कुछ का उपयोग जो है औषधि के रूप में करते हैं, जैसे लोहा औषधि के उर्वरक के रूप में करते हैं, लोहा आदि का हम प्रयोग करते हैं कुछ सामान बनाने में। तो इस तरह से आपने यहाँ बहुत सारे चीज़ों को, जैसा कि आपने पिछले चैप्टर में कुछ स्थलाकृति यानी पृथ्वी स्थलाकृति और पृथ्वी के आंतरिक हिस्सों के विषय में पढ़ा था। ये क्लास 7 का चल रहा है भूगोल। तो आपने बहुत सारे चीज़ों को अच्छे से जाना। अगर पिछला वीडियोस आपने देखा है तो वो ज़रूर देखो, ताकि आपके नॉलेज लेवल में वृद्धि हो। तो आज हम लोग जो है चर्चा क्या करने जा रहे हैं फ्रेंड्स, वो चर्चा करने जा रहे हैं हमारी बदलती पृथ्वी। तो आपको पता है कि पृथ्वी की आकृति जो है प्राकृतिक आपदाओं के कारण या तो सुनामी हो सकती है, या तो भूस्खलन हो सकता है, या फिर क्या बोलते हैं, पृथ्वी के आंतरिक प्रेशर के कारण उसके स्थलाकृति में परिवर्तन होते जा रहा है। आप अगर बहुत पहले आप अगर देखोगे कि धरती का टोटल जितना भी स्थलाकृति है वो एक दूसरे से लिंकेड था, लेकिन धीरे धीरे जैसे समय बदलते गया, आपदा आते गई और धरती का जो स्थलाकृति और जो समुद्र का विस्तार है बढ़ते चले गया। और हर साल कितना बताया गया था, हर 10 साल में 1 मीटर लगभग स्थल खत्म होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है, ग्लोबल वार्मिंग के कारण। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, ग्लोबल वार्मिंग के कारण ये सब समस्या होते जा रही है। तो फ्रेंड्स, आज मैं चर्चा करने जा रहा हूँ किस तरह से बदली है। तो आप स्थल क्या होता है, स्थल मंडल कैसे बना हुआ है, तो आपको जान लीजिए। स्थल जो है अनेक प्लेटों में विभाजित है, जिसे स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। प्रश्न भी आता है बहुत बार कि स्थल मंडलीय प्लेट किसे कहते हैं, तो यही उसका एक अच्छा सा आंसर है। और भी बहुत सारे आंसर भी आपको पता चल जाएंगे, बहुत बताया जाता है, लेकिन इस पर ध्यान रखना है। और देखिए यहाँ पे प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी क्या होता है, यानी प्लेट क्या करता है, जैसे ये मान लीजिए प्लेट है ना, इस तरह से प्लेट है, ये हमेशा गति करते रहता है, गति करते रहता है, इस तरह से चलते रहता है, यानी रनिंग वे में चलते रहता है। तो ये गति करती है, जिस कारण से हमको क्या होता है, पृथ्वी की सतह में परिवर्तन होते जाता है। प्लेट गति करती है, जिस कारण से सतह में परिवर्तन होता है, और पृथ्वी की गति को उस बलों के आधार पर विभाजित किया जाता है। यानी पृथ्वी का जो गति है, यानी चलने का जो है, उसको बलों के आधार पर विभाजित की जाती है ना फ्रेंड्स, इस बात पे ध्यान रखिएगा। और क्या है कि जिसके कारण क्या होता है, ये गतियाँ उत्पन्न होती है, और फिर जो बल पृथ्वी के आंतरिक भागों में घटित होते हैं उसे अंतर्जनित बल कहते हैं, यानी कि एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और जो पृथ्वी क्या होता है, यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हो, एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं। और क्या है दिया हुआ है कि जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उसे बहिर्जनित फोर्स कहते हैं, यानी एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आपसे पूछ लेता है कि एक्सोजेनिक फोर्स क्या होता है, या फिर एंडोजेनिक फोर्स क्या होता है। अंतर्जनिक फोर्स और बहिर्जनिक फोर्स, आपको अंत और बहिर में पता होना चाहिए। ये तो बहुत बच्चों वाली बात है कि अंत मतलब अंदर और बहिर मतलब बाहर, बस इतना याद रखना है। जनित मतलब कोई भी चीज़ का जो है कि आप कह सकते हो फोर्स की उत्पत्ति, जनन यानी फोर्स का उत्पत्ति होता है, अंदर से जो होता है अंत, और बाहर से जो होता है क्या कहेंगे उसको, बहिर। ठीक है, इट्स दैट क्लियर।
आई थिंक क्लियर। आप देखिए भूकंप और ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक घटनाओं के कारण भी पृथ्वी का सतह में अत्यधिक हानि पहुंचती है। आपको पता है भूकंप से क्या क्या होता है, स्थलाकृति खराब हो जाती है, कभी कभी दरार पड़ जाता है भूमि में, है ना। भूमि में क्या होता है, दरार पड़ने से स्थलाकृति में परिवर्तन भी होता है। यहाँ देखिए क्या है, पृथ्वी की गतियाँ क्या होता है, अंतर्जनित और बाह्यजनित। क्या होता है बाह्यजनित? अंतर्जनित में आकस्मिक बल या पटल विरूपण बल। आकस्मिक बल कौन सा होता है, जैसे भूकंप आ गया, ज्वालामुखी फट गया, भूस्खलन हो गया, ये एटेंडम होता है, यानी कि इसके विषय में किसी को विस्तृत जानकारी भी नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है, और एटेंडम हो गया बस, है ना। और देखिए कि आप जो है पटल विरूपण बल जो होता है पर्वत निर्माणकारी बल होता है। जैसे कि सेल के विषय में कल हमने आपको बताया था कि जो है अग्नेय सेल में जो होता है क्या होता है, आपका अंदर से तरलीय पदार्थ निकलता है और ऊपर में एक ठोस आकृति बना देती है। इस तरह से हम बता रहे हैं आपको अच्छे से कि इस तरह मान के चलिए अंदर से ये स्थलाकृति है, अंदर से तरलीय पदार्थ निकल के ऊपर में ठोस बनते जाता है, लाखों करोड़ों साल में वो बड़ा आकृति ले लेता है ना, इस तरह से बढ़ते जाता है। तो उसके कारण भी क्या होता है, पटल विरूपण, यानी पटल पे एक आकृति बनती है और इससे पर्वत निर्माण होता है ना। और जो है बहिर्जनित में आप देख लीजिए क्या है बहिर्जनित, यहाँ पे जो दिया हुआ है बहिर्जनित। तो बहिर्जनित बल क्या होता है, अपर्दन और निक्षेपण। ये एक तरह से कह सकते हो कि ये भी प्राकृतिक है, और इसमें जो है नदी, बहता जल, पवन, समुद्र तरंग, इस तरह समुद्री तरंग और हिमनद, इस तरह से ये जो है कि स्थलाकृति होते हैं। यहाँ पे देखिए स्थल मंडलीय प्लेट, अभी आपको बताया था मैंने, भूपट्टी पर अनेक बड़ी और कुछ कठोर पदार्थ होते हैं। असमान आकार की प्लेट होती है जिस पर महाद्वीप और महासागर सतह टिकी होती है, यानी कि प्लेट पर। इसमें 8 क्लास में विस्तृत जानकारी से मैं इसे बताऊंगा, लेकिन अभी आप बस इतना जान लो, वही प्लेट पे क्या होता है, समुद्र और स्थलाकृति टिकी होती है, याद रखिएगा। स्थल और जलीय आकृति किस पे टिकी होती है, तो प्लेट पे टिकी होती है, याद रखिएगा। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। आगे चलते हैं हम लोग। और देखिए ये ज्वालामुखी के विषय में दिया गया, किसके विषय में, ज्वालामुखी के विषय में। तो क्या है ज्वालामुखी, तो ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुली एक ऐसी छिद्र है जिससे क्या होता है, जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलने लगते हैं। मतलब यहाँ पे आप ज्वालामुखी की आकृति देखते हो, सबसे नीचे में पृथ्वी का आपको पता है मेंटल होता है, उसके ऊपर प्रॉपर्टी होता है। तो प्रॉपर्टी के ऊपर एक चट्टान बनी होती है और चट्टान में उसका एक मार्ग होता है, ये आप रेड कलर का आप देख सकते हो, यहाँ पे रेड कलर का है। कभी कभी इधर से भी लावा निकलने लगता है, इधर से भी लावा निकलने लगता है, और कभी इतना प्रेशर कभी कभी हाई होता है, यानी कि मैग्मा कोस्ट जो होता है वहाँ से प्रेशर इतना हाई होता है कि वो क्रेटर से होकर ब्लास्ट कर देता है, यानी वहाँ से गैस, धूलकण, राख आदि का बहुत ज़्यादा आपका मतलब स्रावित होने लगता है। और देखिए सबसे ऊपरी जो भाग होता है ज्वालामुखी उसको क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर। और जो है जिस मार्ग से वो क्रेटर तक पहुंचता है उसको निकास यानी वेंट कहते हैं। और जो निकलता है उससे छोटा छोटा मतलब गर्म लावा जो निकलता है, यानी कि तत्व निकलता है, द्रव्यीय पदार्थ, उसको लावा कहते हैं। ओके, इज दैट क्लियर। अब यहाँ देखिए ऊपर में दिया है एंडो, अंत, एक्सो, बाह्य, ठीक है ना। एंडो ऊपर दिया हुआ है तीर में, और एक्सो बाहर दिया हुआ है, और प्लस जेनिक जुड़ जाता है, यानी उत्पत्ति जुड़ जाता है तो एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक हो जाता है। यानी कि एंडोजेनिक की उत्पत्ति एंडो से हुआ है और एक्सोजेनिक की उत्पत्ति एक्सो से हुई है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी क्लियर करिएगा। एक साथ बहुत सारे चीज़ क्लियर कर रहा हूँ मैं, उसको ध्यान रखिएगा। और आगे हम लोग चलते हैं, और आगे कुछ इम्पोर्टेंट यहाँ पे है, जैसे प्लेट के विषय में दिया हुआ है। तो प्लेट देखिए यहाँ पे इसी तरह का प्लेट होता है। प्लेट का सीमा, अधिकेंद्र, यानी भूकंप जब आता है तो क्या होता है, मान के चलिए मैं बता रहा हूँ, ये जो क्षेत्र है मान के चलिए इस क्षेत्र पे केंद्र बना भूकंप का, तो इसका तरंग धीरे धीरे क्या होता है, फैलते जाता है, इस तरह से फैलते जाता है, फैलते जाता है। तो इस एरिया में जहाँ पे केंद्र होता है, यानी आपको मैं बता रहा हूँ जहाँ केंद्र होता है, तो जहाँ पे केंद्र होता है यहाँ मान के चलिए केंद्र है, तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा प्रेशर पड़ता है, यानी ज़्यादा भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे इलेक्ट्रोवेट क्या कहते हैं, तरंग उसका कम होते चले जाता है, होगा ना। यानी कि जहाँ पे प्रेशर ज़्यादा रहता है, यानी कि जहाँ पे उसका केंद्र रहता है वहाँ पे तो आपको ज़्यादा रहता ही है ना, याद रखिएगा इस बात को,
क्यों, और केंद्र में हमेशा जोर का झटका लगता है। एक बार जो है 2014 में आया था, आपको पता होना चाहिए 2014 में कहाँ पे आया था भूकंप। 2014 में आपका आया था भूकंप जो है वहाँ पे जापान नहीं, नेपाल में आया था। बहुत भयंकर भूकंप आया था जिसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, है ना। तो इसमें बहुत ज़्यादा क्षति हुई थी, तो समस्याएं हुई थी, कितने ज़्यादा मकान भी गिर गए थे, धराश हो गए थे। वो जो महत्वपूर्ण पशुपतिनाथ मंदिर है वो भी जो है कि खराब हो गया था। और आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या होता है, भूकंप से बहुत ज़्यादा क्षति होता है ना। आपको पता होना चाहिए कि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है कि कोई बोल दे कि भूकंप कल आने वाला है, परसों आने वाला है। इट इज़ नॉट क्लियर। सिर्फ एक मतलब कि अनुमान होता है कि भूकंप का झटका महसूस किया जाएगा, और इसको रिएक्टर स्केल पैमाने पे नापा जाता है कि कितने भूकंप की तीव्रता थी, और जो है कि आपका सिस्मोग्राफ के द्वारा आपको ये सब चीज़ पता चलता है। वो भी थोड़े समय यानी कुछ सेकेंड पहले पता चल जाता है, और अकस्मात की घटना होती है। और जो है जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, तो इससे बहुत ज़्यादा क्षति भी होती है भूकंप से। नहीं होता, आपको पता होगा कि घर गिर जाते हैं, स्थलाकृति चेंज हो जाती है। यहाँ पे 2001 के विषय में आपको एक भूकंप के विषय में यहाँ पे दिया गया है, इसको देख रहे हैं हम लोग। क्या दिए हैं, 26 जनवरी 2001 को भुज शहर के रिएक्टर स्केल 6.9 की तीव्रता से भीषण भूकंप आया था। गुजरात में आया था, कच्छ में बहुत भीषण तूफान मतलब कि भूकंप आया था, जिसमें बच्चे सब भी क्षति हुआ था। क्या हुआ था, स्कूल की इमारत गिरने से 971 बच्चे एवं 31 शिक्षक की मौत हो गई थी। और जो है ये 26 जनवरी के दिन आया था। आप लोगों ने भी सुना होगा, अगर नहीं सुना है तो यहाँ से जानकारी इकट्ठे कर लो और जान लो कि क्या होता है कि पूरा तबाही हो गया था। फोन लाइन पर जल पाइपलाइन, विद्युत स्टेशन, सब कुछ तबाह हो गया था। मुख्यमंत्री का केंद्र से अपील किया गया था। गुजरात सरकार ने इस संकट का सामना करने के लिए केंद्र सरकार ने से वित्तीय सहायता भी मांगी थी, क्योंकि बड़ी विपदा से टलने के लिए तो एक दूसरे की मदद तो सारा देश के सारे संघ करते हैं, है ना, राज्य सब करते हैं, तब जाके उससे निजात पाया जाता है ना। और देखिए, भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया था, वही चीज़ यहाँ पे दिया हुआ है। तो भूकंप का मापन एक यंत्र के द्वारा किया जाता है, और उसे जिसे भूपन यानी भूकंप लेखी कहते हैं। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर नापी जाती है। जिस भूकंप की तीव्रता 2.0 अथवा उससे कम हो, उसका प्रभाव नहीं के बराबर है। और जिस भूकंप की तीव्रता 5 से अधिक होती है, उससे जब वह वस्तु गिरने की क्या होता है, गिरने से क्षति पहुंचता है। जिस भूकंप की तीव्रता 6 से अधिक होती है तो वह शक्तिशाली, और जिसकी 7 से अधिक होती है वो अत्यधिक शक्तिशाली कहा जाता है। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यानी कि 5 से ऊपर जितना भी होगा उसमें क्या होता है, 5 में वस्तु गिरने लगता है ना। और 6 में तो समझिए क्षति पहुंचाने लगता है, कभी इमारत सब गिरने लगता है। 7 में तो अत्यधिक आया ही था, इधर 6.9 आया था आपका 2014 में, कहाँ, नेपाल में। ये सब याद रखना चाहिए आप लोग। उसके बाद क्या होता है, भूकंप से बचाव की तैयारी कैसे करना चाहिए। तो हमको सबसे पहले सुरक्षित स्थान पे जाना चाहिए। और क्या करना चाहिए, सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे हमको छुप जाना चाहिए। उसके बाद जो दिया हुआ है कि दीवारों के अंदरूनी कोने के सहारे हमको जो है कि आगे बढ़ना चाहिए। और जो है कोशिश करिए, अगर थोड़ा भूकंप का झटका कम रहे तो आपको जल्दी से खाली मैदान में चले जाना चाहिए, या तीव्र हो गया तब इस तरह का उपाय को करना चाहिए, है ना। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आप देखिए मुख्य स्थलाकृति क्या है। तो मुख्य स्थलाकृति में आपको यहाँ पे देखिए क्या होता है, अपक्षय या अपर्दन नामक 2 उपकरणों द्वारा दृष्टि भूमि लगातार विघटित होती रहती है। और जिस कारण से क्या होता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी की सतह पर शैल के टूटने का अपक्षय होती है, और भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसी विभिन्न घटनाएं द्वारा क्या होता है, द्वारा होने वाले क्षय को अपर्दन कहते हैं। तो अपर्दन के विषय में आपको पता है कि मतलब वायु, जल एवं बाढ़ आदि से इस समस्या का सामना होता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आपको लगा होगा कि बहुत कुछ आज हम लोगों ने जाना है ना, और भी कुछ है, तो उसे जानने के लिए लगातार वीडियो में बने रहो। और मेरे
अगर बहुत अच्छा लग रहा है तो ज़रूर लाइक करो यार, और जो है अपने फ्रेंड्स को शेयर करो, और सब्सक्राइब तो मेरे चैनल को करना मत भूलो, क्योंकि सब्सक्राइब करोगे तो बहुत सारे वीडियोस यहाँ से मिलेंगे आपके नॉलेज में। सोच लो अगर 1% भी वृद्धि हो रहा है तो ऐसे ऐसे वीडियोस बहुत सारे हैं, उसे कितना % वृद्धि होगा सोच लो, याद रखना। उसके बाद है कि यहाँ पे एक छोटा सा दिया हुआ है, देखिए विश्व में हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं, यहाँ पे कॉर्नर पे दिया है, तो इसको जानना चाहिए। विश्व में क्या है, हजारों छोटे छोटे जलप्रपात हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला का एंजेला जलप्रपात है। अन्य जलप्रपात क्या है, उत्तरी अमेरिका में कनाडा तथा संयुक्त राज्य अमेरिका की सीमा पर स्थित नियाग्रा क्या है, नियाग्रा जलप्रपात है, और अफ्रीका में जाम्बिया एवं जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित विक्टोरिया जलप्रपात है। तो आपको ये सब पता होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं हम लोग। यहाँ देखिए जलप्रपात के विषय में दिया गया है, क्या होता है, मृदु सेल काटे गए, यानी कि जल की शक्ति तथा काटे गए मृदु सेल यहाँ पे है, जिससे जल की शक्ति यहाँ पता चलता है। कठोर सेल, सबसे ऊपर वाला कठोर सेल होता है, यानी पहाड़, वहीं से जलप्रपात आता है ना। यहाँ पे नियाग्रा जलप्रपात है, जो कहाँ है, आपको बताया था नियाग्रा जलप्रपात कहाँ है, अफ्रीका नहीं, नियाग्रा जलप्रपात आपका हाँ, नियाग्रा जलप्रपात यूएसए में है, ठीक है। तो आप देखिए नदी का क्या क्या यूजेज है, आपको पता है, सिंचाई करने के लिए यूज है, उस भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए यूजेज है, कई जिलों में फैक्ट्रियाँ आदि को चलाने के लिए यूजेज है, बहुत छोटे बड़े कामों के लिए यूजेज है। इस तरह से बहुत सारे नदी का इम्पोर्टेंस है, और जिस एरिया में नदी है उस एरिया का मतलब कि भूमि एकदम मस्त उपजाऊ होती है। आप देखिए क्या दिया है, विश्व के कुछ नदियों के नाम ढूंढे जो डेल्टा का निर्माण करता है। आपको पता है गंगा डेल्टा का निर्माण करता है सुंदरवन में, है ना। विश्व का सबसे बड़ा जो डेल्टा है सुंदरवन डेल्टा है, इसको याद रखिएगा। आप देखिए समुद्री तरंग का कार्य क्या होता है। आप देखिए समुद्री तरंग भी अपर्दन करते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है, इसको पूरा मैं चाहूँगा पढ़ के आपको क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो समुद्री तरंग के अपवर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृति बनाते हैं, एक छोटी छोटी तटीय स्थलाकृति बनाते हैं, यानी कि ये मान लीजिए इधर समुद्र है तो इस एरिया में तटीय स्थलाकृति बनेगा, ठीक है। तो क्या होता है उसके बाद और क्या होता है, समुद्री तरंग लगातार सेलों से टकराते रहते हैं, जिससे दरार विकसित होता है, समय के साथ बड़ी और चौड़ी हो जाती है, जिसके क्या होता है, इसको समुद्री गुफा कहते हैं। मतलब कि जो स्थलाकृति में जैसे यहाँ से तरंग यानी पानी टकराते वहाँ एक छोटा सा सुरंग बनाता है। यहाँ देखिए गुफा बना देता है, यहाँ पे देख रहे हो, दिखा देता हूँ मैं फिर से। यहाँ पे जैसे टकराते इसको धीरे धीरे क्षेत्र बनाती जाती है, यहाँ भी क्षेत्र बनाती जाती है। तो क्योंकि हरदम 24 आवर टकराते रहता है, क्योंकि हवा चलते रहती है, तरंग लहर जो है टकराते रहती है, तो लहर के कारण यही होता है, ठीक है। हिमनद का कार्य क्या होता है, हिमनद मतलब आपको पता होगा बर्फों का नदी, यानी बर्फों, पूरा चारों तरफ बर्फ ही बर्फ, ओनली आइस, ओके। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियाँ होती है। हिमनद अपने नीचे के कठोर, यहाँ दिया हुआ है देख सकते हो आप। हिमनद क्या होता है, नीचे के कठोर चट्टानों को गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों के अपरदित कर देता है, और गोलास्मी मिट्टी एवं पत्थरों का मृदरेश का अपवर्दन करती है। हिमनद गहरे गर्तों द्वारा बनते हैं और फिर बना करते हैं, और उसके बाद क्या, पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ़ पिघल के उस गर्तों में जल भर देती है। यानी कि आप देखोगे कभी कभी ऊपर से आपको बर्फ दिखाई देगा, नीचे में पूरा जल से भरा होता है, जो कि हिमनदों कहा, हिमनद यानी हिम बर्फ़ से गल के पानी तैयार होता है। और इससे क्या होता है, हिम नदी के द्वारा क्या होता है, यहाँ पे देखिए हिम नदी के द्वारा लाए गए पदार्थ छोटे छोटे सेल, रेत आदि तलछट्टी का निक्षेपित करती है। आगे देखते हैं पवन का कार्य क्या होता है। पवन देखते हैं आप, देखोगे कि समुद्री एरिया में मतलब कि पहाड़ी पर मतलब मरुस्थलीय एरिया में यू बन जाता है ऐसे करके, मतलब हवा चलते 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 ये दोनों जगह बालू जमा होने लगता है। ये बहुत बार क्वेश्चन भी आता है किस कारण से होता है, तो एयर के कारण से होता है।
पवन के कारण से होता है। रेगिस्तान में पवन क्या है, यहाँ पे देखिए, रेगिस्तान में पवन अपवर्तन एवं निक्षेपण का प्रमुख कारक है। रेगिस्तान में आप क्या करो, छत्रक के आकार के सेल देख सकते हैं, जिसमें क्या होता है, सामान्यतः छत्रक सेल कहते हैं। और छत्रक सेल क्या होता है, तो रेगिस्तान में आप छत्रक सेल देख सकते हैं, यानी कि मरुस्थल यानी बालू की बना हुआ एक छोटा सा पर्वत टाइप का। आप देखो, पवन सेल के ऊपरी भाग में अपेक्षा निचली भाग में आसानी से काटा जा सकता है, क्योंकि क्या होता है, इसलिए ऐसे सेलों के आधार संकीर्ण होता है और शीर्ष जो है विस्तृत होता है। आधार आपका छोटा छोटा संकीर्ण दिखेगा और उसका शीर्ष इस तरह से होगा, ऐसे करके, यानी कि आधार छोटा सा भी होता है, इस तरह से ध्यान दीजिएगा इस बात पे। और तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आगे चलते हैं। तो आगे कुछ नहीं है, क्वेश्चन है जो कि मैं एक बार लगातार मैं करके आपको क्लियर भी कर दूंगा। तो फ्रेंड्स, आई थिंक कि आपका सारा क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बचे हैं तो कमेंट कीजिए, ताकि मैं आपकी सारी समस्याओं को क्लियर कर सकूं और इस चीज़ों को अच्छे से जानने के लिए एक बार फिर आप क्लियर कर लो। यहाँ देखिए, एक टॉपिक रह गया है, उसको भी क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। जैसे कि क्या दिया, तो क्या होता है, बालू टिब्बा कहते हैं क्या, पवन से के बहाव से रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देता है, इसको बालू टिब्बा कहते हैं, टिब्बा। उसके बाद जो है, जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाती है तो इसे लाओस कहते हैं, लोएस कहते हैं, ठीक है, लोएस कहते हैं। और चीन में विशाल लोएस निक्षेप पाए जाते हैं, याद रखिएगा। और फ्रेंड्स, तो आई थिंक कि दिस चैप्टर इज़ क्लियर। अगर और भी कोई टॉपिक है जो कि मैंने नहीं कर पाया तो उसे आप कमेंट में डालो, मैं उसे अच्छे से क्लियर कर दूंगा, ओके। और उससे नोट्स अवेलेबल करा दूंगा, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए, मैं और बेहतर तरीके से क्लास लेने जा रहा हूं। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने मित्रों से भी सब्सक्राइब करो, ताकि मेरे चैनल को आगे बढ़ाया जा सके और मुझे आपसे प्रोत्साहन मिल सके, ओके। थैंक्स फॉर वॉचिंग क्वालिटी अचीवर क्लासेस।